बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे अपने यूट्यूब चैनल के सामीन से दरख्वास्त है कि मैं आजकल वीडियो तो नहीं बना पा रहा हूं अपनी खुद आगे, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, इसलिए मैं ऑडियोज़ पे ही ज़्यादातर वीडियोस बना रहा हूं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर गौर से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको आयशा अमजद की एक प्रॉपर डिटेल दूंगा, जो रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा की वाइफ है। उन्होंने किस तरीके से करप्शन की है और किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। फिर ये जो गिफ्टेड गिफ्टेड लगी हुई थी, जी मुझे प्रॉपर्टी मिली, ये खुद बाजवा ने उनको कैसे ट्रांसफ़र की है, इसकी मुकम्मल डिटेल मैं अब आपको दूंगा। उसके बाद FBR के नोटिस कितने अरसे तक इन्हें जाते रहे और ये भागते नहीं उन नोटिस से। ये बिल्ली और चूहे का जो आयशा अमजद खेल खेलती रही, इसकी मुकम्मल मैं आपको दूंगा डिटेल इस वीडियो में। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने भी अब अपना जो है सियासी दायरा थोड़ा वसी कर दिया है, क्योंकि अब जब उन्होंने देखा कि सियासतदानों ने ही इससे फ़ायदे उठाए, तो इसका फ़ायदा कैसे उठाया गया है नैब से। तो अब ये बात चल ही रही थी, तो मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि इमरान खान ने साफ कहा कि जी नैब मेरे कंट्रोल नहीं थी, नैब जनरल बाजवा के कंट्रोल थी। जनरल बाजवा और ताकतवर हलकों ने मिल के, इनसे मुराद ताकतवर हल्के वो जजेस भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की थी, जिसमें से एक जज के मुतालिक आपको पता है मसला बना भी रहा था, और उनकी वाइफ कहती थी मेरी स्पेन में भी प्रॉपर्टी है, यहाँ उनके पास पैसे कहाँ से, वो भी डिक्लेयर नहीं कर पाई थी। तो इस वजह से ये बहुत बड़े मसाइल चल रहे थे। तो ये हो सकता है ये आला ताकतवर हल्के वो अदालतें ही हों, क्योंकि फ़ौज को तब इमरान खान साहब डायरेक्ट जो है वो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ताकतवर हल्कों से मुराद अब दूसरे नंबर पे वो अदालतें हैं जो इंसाफ फराहम करती हैं। हो सकता है कि इमरान खान साहब उस लहजे में बात ना करना चाह रहे हों, क्योंकि उनको पता है कि उनकी पटिशन लगी हुई है। एक तो उनको घड़ी चोर की जो कॉम्प्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, उसके अलावा उनके पास जो अब बेटी वाला मसला बना हुआ है। फिर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनकी पार्टी उनको नहली की, इसलिए वो सिर्फ उनके वर्ल्ड ताकतवर हल्के के नाम से ले रहे हैं, अदालतों का नाम नहीं ले रहे, लेकिन फ़ौज को वो सीधा टारगेट कर रहे हैं। जनरल कमेद बाजवा ने जब ये नैब अपने कंट्रोल में किया हुआ था, तो इमरान खान साहब ने कहा उसका मतलब ही ये था कि इन्होंने डील करनी थी, और इनकी डील का नतीजा अब आपके सामने आता जा रहा है। जिस तरह इनकी बीवी ने करप्शन की और जिस तरह इन्होंने खुद करप्शन की है, और जिस तरह इन्होंने नैब को कंट्रोल किया और नैब का इस्तेमाल करके ताकतवर हल्कों जिसमें नवाज शरीफ, जरदारी और सारी करप्शन इस मुल्क में माफ़ की है, एक छोटा सा कानून पास करके, जिसकी वजह से अब इंसाफ ख़त्म हो गया। वाइट कॉलर जो क्राइम है इस मुल्क में लीगल करार दे दिया गया। इमरान खान साहब का यहाँ ये भी कहना था कि मैं चाहता था कि ये इंसाफ मिले और जल्द से जल्द फैसले हों, लेकिन मैं हैरान इस बात पे था कि नैब फैसले क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि अब मुझे सारी स्टोरी की समझ आ रही कि नैब तो जनरल बाजवा चला रहा था, बाजवा की खुद वाइफ इंटर में इसमें फंसी हुई थी, और ये बात जो है बाबर आजम भी जानता था, DGSPR उस वक्त का था। अब मैं आपको चलता हूँ कि बताता हूँ कि इमरान खान साहब बेसिकली ये बातें क्यों कर रहे हैं। इमरान खान साहब एक्चुअली मेन फोकस ये है कि वो अब अनकरीब असम्बलियाँ तोड़ना चाह रहे हैं। असम्बलियाँ वो दोनों इकट्ठी नहीं तोड़ना चाह रहे, पहले पंजाब डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, उसके बाद वो जो असम्बली तहलील करना चाह रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी भी मुशावरत जारी है, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं जी दोनों असम्बलियाँ ही डिसॉल्व करें, जो है चौधरी परवेज़ इलाई कांत। इसकी तरफ जो अपोजिशन है, यानी कि जो आज की मौजूदा हुकूमत है जिसमें जनाब बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ और ये, इन्होंने भी सर जोड़ लिए, लेकिन जरदारी साहब ने साफ कहा अगर इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ तो हमें तो इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो जरदारी साहब को नज़र आ रहा है कि पंजाब में इमरान खान क्लीन स्वीप कर रहा है। अगर इमरान खान सूबों में हुकूमत बना लेता है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा, तो यकीनन उसका अगला टारगेट जो होगा वो सिंध होगा, और अगर वो सिंध में आके बैठ गया तो हम शायद इस तरीके से सीटें ना निकाल सकें, या इस तरीके से हमें वो फ़ौज वगैरह या दूसरे ताकतवर अदारे जो है हमारी इस तरीके से मदद ना कर सके सीटें और हमें जिताने में। तो सरदारी साहब ने फ़ौरन ही इलेक्शन जाने का फ़ैसला किया। अब इसके बाद ये भी है कि इसहाक डार की भी लगातार मुलाकातें हो रही हैं प्रेसिडेंट एलबी के साथ, और वो यही चाह रहा है कि कुछ फ्री स्पेस दिया जाए नवाज शरीफ वगैरह को, लेकिन इमरान खान इस बारे में बिल्कुल रजामंद नहीं है, और वो किसी किस्म को फ्री स्पेस देने को राज़ी नहीं है। यहाँ तक कि इतने बड़े ब्लेम बेटी का और तोशा खाना का घड़ियों का जो सिलसिला चला, उसके बावजूद भी अभी डटे हुए हैं, और वो अनकरीब असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन में जाने की सोच रहे हैं। हो सकता है कि वो 20 दिसंबर से पहले करें, क्योंकि उन्होंने अब एक प्लान बना लिया है कि वो सूबों की तरफ जा रहे हैं रैलियाँ लेके। हो सकता है किसी आखिरी रैली में खुद खिताब करके वो असम्बलियों को डिज़ोल्व करने की क्लियर चिट दे दे, ताकि नेक्स्ट ईयर में इलेक्शन रोज़ों से पहले हो जाए और उन्हें हुकूमतें इन सूबों में दोबारा वहाँ काम करना शुरू कर दें। अब चलते हैं जनाब, मैं आपको बता रहा था कि जनरल बाजवा ने करप्शन कैसे की और उसकी बीवी ने कैसे करप्शन की, उस पर मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ।
वो स्टोरी बड़ी मज़े की है। वो जनरल अमजद बाजवा की जो बीवी है वो बिल्ली चूहे का खेल खेल रही थी बेसिकली अपने हस्बैंड के 4 साल इक़्तिदार में, 6 साल जो आखिरी 4 साल जिसमें 2016 से लेके 2022 आता है, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ वो कैसे एफबीआर को भी धोखा दे रही थी, कैसे नैब को भी धोखा दे, कैसे ये बार बार कह रही थी मेरी गिफ्टेड प्रॉपर्टी, फिर गिफ्टेड प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड भी नहीं थी दे रही। उसके बाद जो उनको गिफ्टेड मिली आखिर में पता चला ये बाजवा साहब ने दी, सब शौक हो गए। फिर उसके बाद यानी उन्होंने चेकों का रिकॉर्ड भी नहीं था। और वो प्रॉपर्टी जो ये कह रही थी मैंने क्लेम की जी मैंने इतने की खरीदी है, जिस शख्स ने ये 4 मरले इनको बेचे थे, रब नवाज नाम के शख्स ने, मज़े की बात है उसका खुद भी एफबीआर में उस प्लॉट रजिस्टर्ड ही नहीं था 2018 के तहत, और वो भी एफबीआर वो उसका भी टैक्स कलेक्शन नहीं था, यानी इतना कमर्शियल प्रॉपर्टी होने के बावजूद वो भी रजिस्टर्ड नहीं था। अब चलते हैं जनाब इसकी कहानी की तरफ। अच्छा जी, अब ये 2016 से मैं शुरू करूंगा। जनरल बाजवा है जनाब, उनकी वाइफ है आयशा अमजद साहिबा। आयशा ने हमने 2014 और 15 में अपने लिए एक टैक्स रिटर्न करने का के लिए एक फ़ाइल जमा की थी। उसके बाद एफबीआर ने इनको, आयशा अमजद को नहीं जानते थे कि हुज बीन आयशा में 2014 से 15। एट दी पॉइंट एफबीआर स्टॉप मेकिंग एंड फर्दर क्वेश्चन आयशा से, और भी उन्होंने कोई क्वेश्चन छोड़ दिए थे पूछने वगैरह कि ये कैसी प्रॉपर्टीज खरीद रही है और कैसे खरीद रही है, और बस ये टैक्स दे रही है क्योंकि उस वक्त कानून था कि 1% के ऊपर वो जो दे रहे थे, जो 2001 का बना हुआ था, वो भी उस वक्त खामोश थी कि कैसे इनकी वेल्थ इतनी जल्दी बढ़ रही है। एफबीआर इसके ऊपर नोटिस ले रही थी। फिर मेजर जनरल बाजवा जो इफ्तिखार था वो डायरेक्टर था जनरल इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन का। अच्छा, फिर वो रिपीटेड करते हैं कि जनाब वो अप्रोच करते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि भाई ये इंक्वायरी हो रही है इनके खिलाफ, तो अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि अब हमें पता चला कि अब बिहार इनको लेटर लिखेगी। और किसी भी जगह मज़े की बात यह है कि इन वेरियस लेटर डिस्पैच टू द चीफ स्पाउस, और जितने भी ये लेटर आए हैं वो जनरल बाजवा के नाम यानी उनकी वाइफ के नाम से निकल चुके थे। एफबीआर तो शो कर रही थी डिससेटिस्फेक्शन, वो तो एफबीआर कह रही थी कि भाई हम सेटिस्फाई नहीं है जिस तरीके से ये प्रॉपर्टियाँ खरीद रही हैं, इनका कोई भी इस तरीके से रिकॉर्ड पता नहीं चल रहा कि ये कैसे खरीद रही है, इनके पास कैसे आ रही है, कभी कहीं गिफ्ट आ रही है, कभी अपनी वेल्थ भी शो नहीं कर रही। उसके मुताबिक जो इनकी वेल्थ और प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा तजाद है वो भी नहीं शो कर पा रही। तो मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि फिर आगे ये इंक्वायरी शुरू होती है। हाउएवर एफबीआर ने प्रोसीडिंग अब्रुप्टली यानी ज़बरदस्ती उसको रोकने की कोशिश की जाती है कि तुम ये चीफ की बीवी है इसे बंद करो। एफबीआर फिर भी अपना काम करती रहती है, एफबीआर नहीं बंद करती। अच्छा, उसके बाद एक स्टेटमेंट आता है चीफ रिस्पॉन्स स्पाउस का कि हैविली ड्यूटली बीन सेटल, डेली स्वीन से ड्यूली बेट सेटल, वो सेटल हो रही हैं जनाब, वो एफबीआर के साथ सेटल करके ये मामला हल करना चाहती है। खैर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। फिर आस्किंग आयशा टू फिनिश एविडेंस ऑफ रिसीविंग, अगर मैडम अगर आप हमें, आप ये जो एफबीआर कहती है कि आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं या आपको जो गिफ्ट अगर आप हमें इसका कोई रिसीविंग दे दें तो हम ये ख़त्म कर देंगे मैटर, क्योंकि डिक्लेयर तो 2016 में हो रही थी इनके नाम से हर फर्स्ट एवर टैक्स रिटर्न एंड वेल्थ स्टेटमेंट। अब उनका जो पहला टैक्स था जो रिटर्न हो रहा था टू दी हस्बैंड। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वो हर हस्बैंड टू दी, ये भी थे इसमें बीच में इनके हस्बैंड भी इसी टैक्स के कलेक्शन में आ रहे थे, और वो ये प्रॉपर्टियाँ भी गिफ्ट भी साफ पता चला था। और ये भी बताया जा रहा था कि जी जनाब ये जो गिफ्ट दिया जा रहा है जिनको अपने हस्बैंड की तरफ से मिला। फिर उन्होंने बाद में ये भी कहना शुरू कर दी। एफबीआर ऑफिशियल फिर शॉक हुए कि जी मैडम आयशा ये बार बार अपने बयान बदल क्यों रही हैं एविडेंस के। तो प्रॉपर चैनल तो था कौन, हाउएवर दिस मैटर वाज रिजॉल्व, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई अंदर खाने के, इस मैटर को दबाया जाए। अभी वो बात है जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिलसिला 2016 से शुरू हो चुका था और ये एफबीआर के अब नोटिस में था और एफबीआर इसके पीछे थी लगातार। अच्छा, फिर एफबीआर ने इनको नोटिस इशू करते हैं और ये 2016 में इनको एफबीआर नोटिस इशू कर रही है आयशा को कि भाई एविडेंस ऑफ टैक्स दें डिडक्शन का, अगर आपने ये प्रॉपर्टी या गिफ्ट खरीदा इसका टैक्स तो बनता है ना डिडक्शन में, तो आप अपना टैक्स दें, डिक्लेयर करें ये परचेज है प्रॉपर्टी क्या है। अच्छा, अगर गिफ्ट भी है तो फोकस ब्रिंग ईयर वाइज डिटेल। अब फिर वो भी दोबारा 1-2 साल तक दोबारा नहीं डिटेल देती हैं तो करना। फिर वो 10 अगस्त को 2016 को फिर टैक्स अपना लिखती हैं। 2016 को आयशा ने डिक्लेयर 7, अच्छा वो अब 7 आनी अदर एसिड और भी मजीद 7 जो है, एक तो पहले भी क्लियर नहीं हो रहे थे फिर डिक्लेयर कर रही हैं 2 और अदर एसिड अपने, वो जिसकी वर्थ बानी थी 6 करोड़ 62 लाख रुपया या इससे ज़्यादा बानी थी इनकी जो 2016। देयर वाज नो डिटेल ऑफ देयर एसिड, अब वो ये एसिड की डिटेल नहीं दे रही थी, बस पैसे बता रही थी कि मेरे इतने हैं। ये आल्सो डिक्लेयर है गिफ्ट, उन्होंने जो गिफ्ट डिक्लेयर किया वो 5 करोड़ 60 लाख से ऊपर था और एक अमाउंट 4 करोड़ 70 लाख से ऊपर थी। एफबीआर को फिर शौक होता है, वो दिसंबर 2016 में फिर दोबारा इनको लेटर लिखते हैं आयशा अमजद को, कहते हैं कि भाई मैडम ये जो है ये सबमिट टैक्स रिटर्न फॉर 3 ईयर्स द ईयर ऑफ 2014 और 15 का नहीं है, प्रॉपर्टी तो आप उस वक्त इसमें डिक्लेयर करनी है।
तो फिर जनवरी 2030 को अनदर लेटर उनका नाम लिखा जाता है 2018 में। अब ये वो सिचुएशन शुरू हो रही है जब इमरान खान साहब आ रहे हैं और वो उनको भी इनको हटाया जा रहा है, इमरान खान को लाया जा रहा था। ये प्लानिंग प्रॉपर आर्मी कर रही थी, बाजवा सब कैसे खेल रहे थे इस मुल्क से, ये मैं बताता हूँ आपको। तो आयशा अमजद इनकम टैक्स रिटर्न 2016 में उनको हुई नहीं थी, प्रॉपर्टी वर्थ उनकी ये बता रही, क्रॉस एग्जामिनेशन भी थी इसकी। अच्छा, अब जनाब इमीडिएटली जंप करके वही प्रॉपर्टी 2016 में फिर दोबारा ऊपर डबल हो जाती, डबल 6 करोड़ से ऊपर चली जाती था, यानी उसकी कीमत डबल होती जा रही है। एफबीआर आयशा हमसे दोबारा वेरीफाई कर रहा है, भाई आपकी इनकम क्या है, आपने फिर एक और सोर्स से प्रॉपर्टी खरीदी है 4 करोड़ 70 लाख की, आपकी इनकम सोर्स हमें नहीं पता चल रही, आप इतनी प्रॉपर्टियाँ खरीद रही हैं। तो वेल्थ स्टेटमेंट 2016 भी आपकी बता रही है आपकी इतनी, आप गिफ्ट ही शो कर रही थी। तो फिर उनसे कहा गया कि आप एक काम करें, फर्निश द रिसीट ऑफ द अमाउंट, आप हमें उसकी रिसीप्ट दे दें जो आपको गिफ्ट मिली है ना, प्रॉपर्टी रिसीप्ट तो होंगी जो आपको किस तरीके से गिफ्ट की होंगी, आप रिसीप्ट दे दें, चाहे किसी बैंक की और रिसीट हो या कुछ हो, ताकि हमें ये क्लियर हो, ये 5 करोड़ 60 लाख की प्रॉपर्टी आपकी जो है मेंशन की है टैक्स रिटर्न में, ये आपकी अगर गिफ्टेड है तो किस तरह गिफ्टेड है, वालदैन की तरफ से आए, किसी ने गिफ्ट किया तो क्यों की है, तो उसकी रिसीट होगी। अच्छा, कंप्लीट इन अंदर केस 120(1) के साथ इसको अब चलाया जाता है, लेकिन टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि 2001 इज़ नॉट ऑनली अरेस्ट। अब 2001 के तहत इस केस को अब हल करने की कोशिश की रही थी, एक शेक लगाई थी 120(1) की, 120(1) के तहत। अब इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू बढ़ा था, आयशा अमजद रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं, फिर वो इन रिस्पॉन्स करती हैं जनाब अब मैंशनरी लेटर, यानी अबव मैंशन एक और लेटर पे उनको फिर 2 को 2018 मिस्टर आयशा अमजद रोड डैट, अब वो खुद लिख रही हैं आयशा अमजद अपना एक खत 2000 बिफोर जो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी 2016 से रिलेटेड, वो कह रही है शी हैड नो इनकम ऑफ आर ऑन, ये मेरी अपनी इनकम तो है नहीं, तो फिर मैंने कहाँ से खरीदी थी, वो खुद ये कह रही है, बिकॉज ऑल द एसेट एंड प्रॉपर्टी वर मेंशन इन वेल्थ स्टेटमेंट ऑफ हर हस्बैंड जनरल कम। अच्छा, अब ये वो अब यहाँ से उनका अल्टीमेटम बदला और उन्होंने कहा जी ये जो प्रॉपर्टियाँ शो हो रही हैं, ये जो जितनी भी आ रही है मेरी अपनी इनकम नहीं थी, ये मेरे हस्बैंड की इनकम थी जो जनरल कमर बाजवा ने थी, उन्होंने मुझे ये 2016 में फर्स्ट टाइम स्टार्टेड की थी इनकम, और उस वजह से 6 करोड़ और 96 लाख रुपए उस इनकम से फिर सेपरेट इनकम टैक्स निकाला गया था, ये प्रॉपर्टी उन्होंने मुझे गिफ्ट की है। लिहाजा अब यहाँ पर एक दफ़ा फिर शौक लगा कि भाई आयशा अमजद को जो प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं क्या जनरल कमर बाजवा दे रहे हैं, क्या जनरल कमर बाजवा ने जो प्रॉपर्टियाँ शो करवाई हुई थी उनके लिए भी अब शौक था। अब ये शिफ्टेड फ्रॉम दी हस्बैंड वेल्थ स्टेटमेंट, अब ये हस्बैंड की वेल्थ स्टेटमेंट में चलेगी थी खामद की, नो फिजिकल ट्रांसफर, इसमें कोई फिजिकली ट्रांसफर होकर पाए नहीं लिखा समझ आ रही थी। एफबीआर फिर क्या कहती है कि भाई वो 12 अप्रैल 2000 अगेंस्ट रिक्वेस्ट आयशा अमजद टू सबमिट अ कॉपी ऑफ क्रॉस चेक, आप एक काम करें, अगर आपके हस्बैंड या किसी ने भी दी है और उनके वेल्थ में ये चीज़ मौजूद है तो आप हमें क्रॉस चेक दे दें गिफ्टेड अमाउंट का, यानी 6 करोड़ 62 लाख का आप हमें क्रॉस चेक दें बैंक स्टेटमेंट का या बोथ हस्बैंड एंड वाइफ का, तो वेरीफाई हम इस अमाउंट को वेरीफाई कर लेते हैं जिससे आपने ये प्रॉपर्टियाँ खरीदी हैं और ये प्रॉपर्टी और ये पैसा ये आपका हलाल का है या आपके हस्बैंड की वेल्थ स्टेटमेंट है सारा कुछ, तो इसको हम प्रोसेस कर लेते हैं फर्दर। ही एफबीआर उनसे कह रही है, कब कह रही है, 12 अप्रैल को लेटर लिखकर उनकी खुद, जब वो खुद 2 तारीख को वो खुद लेटर लिखती हैं आयशा, और 12 को फिर एफबीआर उनको लेटर लिखती है कि आयशा अपने 2 अप्रैल के लेटर में कह रही हैं आयशा अमजद जो एक्स जनरल बाजवा की वाइफ हैं करप्ट जनरल की, वो ये कह रही हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड की थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी, पहले उनकी वेल्थ स्टेटमेंट मौजूद रही है और उन्होंने गिफ्ट की है, तो लिहाजा इसकी मैं आपको क्या डिक्लेयर दे सकती हूँ। अब यानी अब उनका पत्ता बदलना शुरू हो रहा है। उसके बाद फिर एफबीआर इनसे कह रही है कि मैडम आप इस तरह करें, अगर आपके हस्बैंड की तो फिर कोई गिफ्ट की कोई आपका आपस में कोई बैंक अकाउंट होगा, कोई वेरीफाई होगा, वहाँ से अमाउंट होगी, किस तरीके से आपने ये प्रॉपर्टियाँ खरीदी होंगी, आपके हस्बैंड अगर गिफ्ट कर रहे हैं उनका कोई बैंक रिकॉर्ड कुछ तो होगा, आप हमें देंगी ना प्रोसेस फर्दर करने के। आयशा अमजद रिस्पॉन्स, फिर दोबारा आयशा मुझे रिस्पॉन्स करती हैं 17 अप्रैल 2018 को, ठीक है, अभी ये 12 अप्रैल को लेटर आता है, फिर 17 को फिर दोबारा आयशा मुझे रिसाइव वेल्थ स्टेटमेंट फॉर ईयर 2016 की, कारण 2016 वाला भी मसला चल रहा है जो इतनी वेल्थ ये बता रहे। फिर रिस्पॉन्स एफबीआर को आता है, दैट इज हर वेल्थी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शी शो द वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर फॉर स्पाउस वेल्थ। अच्छा, ये जनाब फिर दोबारा अपने अल्फाज से मुकरती हैं और कहती हैं जी इन्होंने जो कहा ना इनको हस्बैंड ने दी है, ये ट्रांसफ़र हुई है, ये स्पाउस वेल्थ स्टेटमेंट है अंडर गिफ्टिंग है इंस्टेड ऑफ अदर, ये कोई और गिफ्ट है, ये इनके हस्बैंड की तरफ से नहीं, गिफ्ट से मुराद किसी और की तरफ से आई, इनके हस्बैंड की तरफ से नहीं आई। पहले ये अपने लेटर में लिख रही हैं कि मुझे मेरे हस्बैंड ने दी है, अब ये गिफ्ट को बता रही हैं कि जो गिफ्ट सोर्स है वो अदर है, मेरे हस्बैंड नहीं है, ठीक है, अपने ही लेटर में ये खुद ही दोबारा इस चीज़ को डिनाई कर रही हैं दूसरा लिख के। अब यार फिर दोबारा उन्होंने 14 मई को 2018 को रखा लेटर लिखता, वो कहता है कि मैडम आपने जो मेंशन की हुई है इसमें बहुत बड़े कोलैप्स हैं और कंप्लेन आ रही हमें बार बार, आप हमें इसके मुतालिक मुकम्मल दें या आप डोनर बता दें जिस डोनर ने आपको गिफ्ट किया हो, अगर ऐसे ही किसी ने गिफ्ट कर दिए आपको पैसे
आप डोनर बता दें, अदर सोर्सेज से मुराद ये है कि किसी ने आपको किसी चीज़ के लिए दी हो या किसी तरीके डोनर तो कोई होगा ना इसका, तो आप हमें वो डोनर। अच्छा मैडम फिर क्या कहती हैं कि वेरीफाई इन टैक्स रिटर्न वाज नॉट अपीयरिंग एफबीआर सिस्टम, एफबीआर में अब जिसका वो डोनर का नाम बताने लगी, आपको मजे की बात बताऊं वो रजिस्टर भी नहीं था। अब चलते हैं आगे, और उनके सोर्सेज भी नहीं थे इतने पता चले। खैर सबमिट रिप्लाई वाज वारंट अबाउट हर लीगल प्रोसेसिंग होती है। इसके बाद जनाब आयशा अमजद को रिस्पॉन्स 19 मई 2018 आयशा अमजद रिस्पॉन्डेड एफबीआर को लेटर लिखती हैं 14 मई वाले 2018 को भी, और कंप्लेन वाज ड्यू टू 21 मई 2018। क्वेश्चन दैट द नोटिस सेंट शुड बी विदड्रॉ, जी आप अपना ये नोटिस है ये सब कुछ है विदड्रा करें। अच्छा एफबीआर फिर क्या करती है 19/2018 मई को एफबीआर ना जनाब रिस्पांस देती है, रेफर करती है नोटिस आयशा को कि अमजद प्रेवियस आयशा अमजद जो आपकी ट्रांसफ़र की हुई एफबीआर की स्टेट है इन द रिस्पांस दैट वाज नॉट एविडेंस कंसर्निंग टू द ट्रांसफ़र, आपने कोई ऐसा हमें एविडेंस नहीं दिया जो आपकी प्रॉपर्टी कंसर्न ट्रांसफ़र हो रही है, ये कंसर्न है। तो रिप्लाई हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट्स दें अपने, और डॉक्यूमेंट्स लगा के दें हमें एविडेंस के तौर पर। तो अगर गिफ्टेड है, डीड है एंड इनकम है, टैक्स रिटर्न फॉर हर हस्बैंड एंड हर सेल्फ, अपना भी दें और अपने हस्बैंड का भी। अब 2017 का ये मसला शुरू, आयशा अमजद सबमिट हर टैक्स रिटर्न एंड वेल्थ स्टेटमेंट 2017 की अब दोबारा बता रही है। वो सितंबर 2017 में देख रही है एनुअल इंक्रीज फॉर 7 to 9 बट दिस टाइम ड्यू टू कंटिन्यूसली रिमाइंडर द वार्निंग शी गेव डिटेल टू द 2 of 8 एनी अदर रेसिड। दूसरे आर एड्स में अभी भी वो नहीं दे पा रही हैं उनकी डिटेल 2017 के टैक्स में भी। एफबीआर wrote a letter about tax year 2017 there with other pointing her certain description by stating the wealth statement of year 2017 revealed that you have shown total asset of rupees, अब इनके 10 करोड़ से ऊपर चले गए हैं 87 लाख 63 लाख पे। अच्छा अब मजे की बात यह कि दो प्रॉपर्टी हैं उसमें ऐसी हैं जो 6 करोड़ 62 लाख वाले भी अभी इंक्लूडेड, और गिफ्ट एक और इनको मिलता है वो 3 करोड़ 47 लाख का मिल रहा है। अब ये भी नीड वेरिफिकेशन के लिए जाने की, ये भी इन्हें गिफ्ट ही मिल रहा है। खैर इट वॉज रिसीव नॉर्मल बैंकिंग चैनल और नॉट। अब इनसे फिर पूछा जा रहा है कि भाई ये जो आपने दोबारा गिफ्ट की बात की, इतने पैसे आपको दोबारा मिले हैं, ये क्या है? सबमिट टू डिटेल ऑफ डोनर इंक्लूडिंग एनटीएन नंबर होगा इसका, वेल्थ स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट एंड गिफ्ट डीड। आयशा अमजद रिस्पॉन्स करती है कि जी अब हम मैंशन आयशा अमजद रिप्लाई, और फिर दोबारा 28 जनवरी 2020 को वो करती हैं, वो कहती हैं कि जनाब ये स्टेटमेंट 2016 की है और ये मैंने जो हु परचेज एग्रीकल्चर लैंड ऑफ हर स्पाउस। अच्छा वो कह रही हैं कि जी मैंने ये लैंग्वेज जो है अमजद वो खुद बता रही हैं कि जी गिफ्टेड से उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी जो हमें मिली थी, वो हमने कुछ ज़मीनें खरीदी हैं एग्रीकल्चर की, और ये इस तरीके से और हमें फ़ोटो कापी ऑफ स्पाउस वेल्थ स्टेटमेंट विद अब हम लगा रहे हैं जनाब। वो आयशा अमजद कह रही मैं भी लगा रही हूँ और मैं अपने हस्बैंड को भी देती हूँ। एफबीआर आगे से कहती है 2018 में फिर इनको लेटर लिखती है कि मैंशन दैट आयशा अमजद हैड नॉट डिक्लेयर द न्यूली परचेज प्रॉपर्टी, आयशा अमजद ने जो भी प्रॉपर्टी खरीदी है जो कि 3 करोड़ से अबव की बता रहे हैं और एक 6 करोड़ से और अबव की बता, उसके अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे पैसे कहाँ से लिए हैं और किस तरीके से उन्होंने टैक्स अदा किए। वेल्थ स्टेटमेंट भी उनकी ऐसी नहीं है जिससे शो हो रही हो। तो आपसे हम फिर रिक्वेस्ट करें कि आप लैब्स में जा रही हैं, वेल्थ स्टेटमेंट डिक्लेयरिंग द ट्रुथ पार्टिसिपेशन ऑफ ईयर 2018 की आप प्रॉपर हमें दें। अच्छा इसके बाद क्या होता है कि आयशा अमजद परचेज दीज 4 मरलास, फिर वो प्रॉपर्टी खरीद रही है 2018 में। किन से खरीद रही हैं? सीएन नंबर लगाती हैं और मेंशन करती हैं कि एफबीआर नोटिस के अंदर के जी 57 नंबर अब नवाज नाम का 53 इन 2018 ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी वाज रजिस्टर्ड एज अ टैक्स पेयर, रजिस्टर्ड भी है और ये प्रॉपर्टी टैक्स पेयर भी है। और जून 2/27/2018 ही पेड 0 टैक्स इन 2018 एज एफबीआर रिकॉर्ड। अब जब एफबीआर को पता चलूँ का जिन्होंने तो 1 रुपया टैक्स नहीं अदा किया हुआ इसका, ये क्या कह रही हैं मैडम? आयशा अमजद फिर क्या करती है, रिस्पॉन्स देती 25 दिसंबर 2020 को कि शी हैड डिक्लेयर आर एसिड, हमने जनाब आप अपने सारे कर दिए हैं और वेल्थ स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड जो थी एफबीआर को हम दे चुके हैं, ड्रॉप द एफबीआर फिर इनको एक 2019 में एक आयशा अमजद हैड टू डिक्लेयर ऑल अदर एसिड ड्यू टू कंटिन्यूस नोटिस एंड वार्निंग फ्रॉम एफबीआर। अभी भी वो डिक्लेयर करने की कोशिश कर रही है ऑल एसिड, लेकिन उसके बावजूद एफबीआर उनको नोटिस भी भेज रहा है, वार्निंग भी दे रहा है और उनको कह रहा है क्लियर भी करें। FBR sent to notice Aisha Amjad and asked her to submit the complete documentary evidence of tax deduction verification of or verification.
उनसे कहा जाता है कि आयशा अमजद कह रही हैं कि जनाब अभी आपने जो हमें जो जितने भी टैक्स आप बार बार ये बनाई आ रहे हैं लेकिन आप इसको क्लियर नहीं कर पा रही हैं मैडम। आपका जो टैक्स रिलेशन जो आपका डिफरेंस आ रहा है, जो आप गिफ्ट बता रही हैं, कभी आप उनको अपने हस्बैंड से लिंक कर रही हैं, कभी आप मैडम आयशा अमजद अपने हस्बैंड कमर जवेद बाजवा से लिंक करती है, कभी कहती है मैंने बाहर से खरीदी है, कभी कहती है मुझे किसी डोनर ने गिफ्ट की है प्रॉपर्टी, कभी कहती है कि वो डीड्स हैं ये मेरी जो मेरी पुरानी ले रहा था, कभी कह रही है कि जिनसे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है ये उसके टैक्स हद तक वो जब चेक की जाती है वो प्रॉपर्टी उस पर टैक्स भी शो नहीं हो रहा था उस शख्स का। बहुत सी चीज़ें आ गई। फिर आयशा अमजद को सबमिट एक और रिटर्न फॉर्म आता है जी 2021 का, FBI अगेंस्ट इशू और लेटर टू सेल्फ असिस्टमेंट। फिर FBI इसका दोबारा पीछे करता है कि भाई ये क्या बार बार आप रिकॉर्ड अवेलेबल कर रही हैं, आपका ये नहीं क्लियर आ रहा। उसमें कहता है कि व्हेन आयशा अमजद सबमिट हर रिटर्न फॉर द ईयर 2001 द FBI अगेन इशू अ लेटर फॉर सेल्फ असेसमेंट फॉर द सेम विच रिमेन अनरिजॉल्व एज पर द रिकॉर्ड अवेलेबल। जो आपने दिया है इसमें आपने गलत रिकॉर्ड हमें दिया है, आप हमें दें। अब मैं आपको बताता हूँ कि जनाब मुफ्ता इस्माइल साहब ने क्यों कहा था कि ये मुझे ये जो ये नैब जो है ये फौज ने करवाई। अब आपको समझ आ रही है कि जनरल बाजवा बुरी तरह फंस चुका था, अरबों रुपए की इसकी प्रॉपर्टियाँ थी और जो अमाउंट वो शो कर रहा वो 6-6 करोड़ कर रहा था। फिर जिनके नाम से वो शो कर रहा था वो रजिस्टर भी नहीं थे, और जिन मरला का वो बात बता रहा है यहाँ से मैंने पैसे लिए वो भी इनको समझ, यानी मियाँ बीवी आपस में एक्सचेंज कर रहे थे प्रॉपर्टी। फिर जब पकड़े जा रहे तो कह रहे थे जी मेरी बीवी की नहीं थी, मेरी मैंने तो इनको दी नहीं, गलती से जो अदर गिफ्ट है ये अदर किसी डोनर ने दिए, मैंने नहीं दिए। तो ये सिलसिला चलता रहा। ये थी इन जर्नैलों की कार्रवाइयाँ जिस तरीके से ये मुल्क लूटते रहे, आज इस मुल्क नहज पे पहुँच गए। आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।